आज हमारा सेक्शन जो है अगेन वील बी टॉकिंग अबाउट two different topics which are related to each other but they are also different. ठीक है, तो एक टॉपिक जो है वो तो है मशीन साइकिल, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम एक तरह से रिवीजन करेंगे. इट वुड बी अ रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड बिफोर, स्लाइटली इन मोर डिटेल. और दूसरा टॉपिक जो है वो हमारा है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि हमने फ्लिप फ्लॉप स्टडी किया अभी, और उसके अलावा जो है और कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो दीज आर रफली टू डिफरेंट parts of our lecture today. So let me pull up my slides for that. All right, so the first part of our topic today is machine cycle. और इसमें हमने ऑलरेडी ये इसको पहले किया हुआ है, ठीक है, तो एक तरह की ये रिवीजन होगी. most of it you have already seen before. तो हम वही एग्जाम्पल को दोबारा से देखेंगे ताकि हमारी एक रिवीजन हो जाए और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए. तो इसको रिवाइज करने से पहले जो है मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, रैम और रोम के बारे में, क्योंकि ये एक रिलेटेड है और मशीन साइकिल में उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो हमने देखा था कि रजिस्टर्स जो होते हैं दे आर यूज्ड टू होल्ड डेटा इन द सीपीयू, और जिस वक्त वो प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक्त हम उनको रजिस्टर्स में डेटा को रखते हैं. मेन मेमोरी जिसको हमने रैम भी कहा था, उसमें हमारा जो है जो पूरा प्रोग्राम होता है हमारा और जो सारा डेटा का पूरा कॉर्पस होता है वो हमारा रैम में होता है, और वहां से बस के थ्रू जो है वो डेटा के इंडिविजुअल डेटा पीसेस जो हैं वो आते हैं रैम में से और सीपीयू में, और वहाँ पे वो प्रोसेस होते हैं और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो वापस रैम में चले जाते हैं. और बस जो है जो हमें कनेक्ट करती है सीपीयू को विद एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम रैम भी कह रहे हैं, और सीपीयू जो है वो रिजल्ट्स जब उसके प्रोसेस हो जाते हैं तो वो वापस जो है रैम में चले जाते हैं. इसको मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा आज ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कि किस तरह से ये एड्रेस बस किस तरह से संभाल होती है, और फिर उसके अलावा रीड और राइट ऑपरेशन किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं. तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होता है? प्रोग्राम जो है आपको मालूम है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारी वो रैम में स्टोर्ड हुई होती हैं इन अ सीक्वेंशियल मैनर, और वहाँ से जो है वो बस के थ्रू जो है सीपीयू में आती है, और सीयू जो है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस जो है उनको फेच करके लेके आता है. वहाँ पे जब सीपीयू में आ जाती हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम डिकोड करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं. And the order in which these instructions are fetched correspond to the order in which they are stored in memory. यानी कि इस मेमोरी में वो ऑलरेडी जो है एक सीक्वेंस में स्टोर होती हैं, cell number 1, cell number 2, cell number 3 and so forth, unless there is a jump instruction जिससे हम जो है एक नए एड्रेस पे जंप कर जाते हैं और जो इमीडिएटली नेक्स्ट एड्रेस है वहां से हम फेच नहीं करते हैं. तो मशीन साइकिल जो है जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इट कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री स्टेप्स: फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट. फेच का मतलब है रैम से डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को लेके आना सीपीयू में. डिकोड जो है वो जो इंस्ट्रक्शन होती है उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका एक ऑप कोड होता है, उसके ऑपरेंड्स होते हैं, उनको अलग अलग डिकोड किया जाता है, देखा जाता है कि इसका क्या मतलब है, और फिर उनको एग्जीक्यूट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है वो. अगर वो अरिथमेटिकल लॉजिकल टाइप की है तो फिर एएलयू को हम कहते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करो. अगर वो किसी और टाइप की है तो फिर हम किसी दूसरे पार्ट को जो उसको एग्जीक्यूट करता है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए. तो फेच इंस्ट्रक्शन क्या है? फेच जो है वो कंट्रोल यूनिट जो है वो ये काम करता है कि जो एड्रेस होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो सीयू को मालूम होता है, और उस एड्रेस को वो एड्रेस बस के ऊपर फ्लोट करता है. अगर एक सेपरेट एड्रेस बस है, अगर डेटा बस और एड्रेस बस कंबाइंड है तो
उसी कंबाइंड बस के ऊपर ये एड्रेस फ्लोट किया जाता है और वो एड्रेस जो है फिर रैम में जाता है। रैम के जितने भी सेल्स हैं वो उन सबको ये एड्रेस जो है सुनाई देता है, यानी कि जो सिग्नल्स हैं वो सारे सेल्स तक पहुंचते हैं एट वंस एट द सेम टाइम। और लेकिन सिर्फ एक सेल जिसका एड्रेस मैच करता है वो अपने कंटेंट्स जो हैं वो बस के ऊपर भेजते हैं और बाकी बाकी सारे सेल्स जो हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये इंस्ट्रक्शन आती है रैम से तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि उसको एक रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसमें उसको प्लेस किया जाता है और उसके बाद जो है प्रोग्राम काउंटर है जो कि एक और स्पेशल रजिस्टर है, हमने देखा था प्रीवियसली, उसके जो कंटेंट्स हैं उनको हम आगे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने के लिए। डिकोड, व्हाट इज डिकोड? जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट उसको डिकोड करता है और वो बेसिकली उसको ब्रेकअप करता है इंस्ट्रक्शन को। उसको मालूम होता है कि कितने बिट्स का ऑपकोड है और कितने बिट्स के पहला ऑपरेंड है, कितने बिट का दूसरा ऑपरेंड है और कितने बिट का तीसरा है, और अगर चौथा है वो कितना उसकी लेंथ है। तो डिकोड का मतलब है कि सीयू जो है इंस्ट्रक्शन को इस तरह से ब्रेकअप करता है और फिर वो ऑपकोड जो है उसको वो चेक करता है कि क्या नंबर है वो, क्योंकि वो हमें हमें हमने देखा था कि उसके हर ऑप कोड के कॉरस्पॉन्डिंग एक सर्किट होता है कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अगर वो ऑपरेशन जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन है तो उसके लिए अगर हमें कोई फॉर एग्जांपल वो एंड ऑपरेशन है तो हमारे पास कोई सर्किट मौजूद होगा कि जो वो ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई एडिशन का इंस्ट्रक्शन है तो हमारे पास एक सर्किट होगा जो कि ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। और उसके बाद जो है ऑपरेंड्स जो हैं वो जो है उनको यूज किए जाते हैं और देखा जाता है कि इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है एग्जीक्यूशन में, क्योंकि ऑपरेंड जो हो सकते हैं वो वैल्यू भी हो सकते हैं, स्ट्रेट वैल्यू भी हो सकते हैं कुछ, और वो एड्रेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है वो किसी रजिस्टर का एड्रेस हो सकता है वो किसी रैम के किसी सेल का एड्रेस हो, और हो सकता है वो एक डायरेक्ट वैल्यू हो। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऑपरेंड्स जो है उनको देखा जाता है, डिकोड किया जाता है कि ये ऑपरेंड किस टाइप का है। ठीक है, मोस्टली वो ऑप कोड जो है उसी से पता चल जाता है कि नेक्स्ट ऑपरेंड जो है वो क्या होगा। अगर ऑप कोड फॉर एग्जांपल एडिशन का है तो फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो पहले रजिस्टर का एड्रेस होगा और दूसरा ऑपरेंड जो है वो दूसरे रजिस्टर का होगा और तीसरा जो ऑपरेंड है वो उस रजिस्टर का एड्रेस होगा जहाँ पे हमने एड्रेस प्लेस उसका रिजल्ट प्लेस करना है, सो एंड सो फोर्थ। इट डिपेंड्स कि वो आपका जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने किस तरह के वो सर्किट्स डिज़ाइन किए हैं, उसके हिसाब से जो है हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेंड जो है वो उसका क्या मीनिंग है। तो दिस ऑल ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डिकोड स्टेप। और फिर फाइनली जो है हमारे पास एग्जीक्यूट स्टेप आता है और एग्जीक्यूट स्टेप जो है वो सीयू जो है ऑपकोड को पढ़ने के बाद जो है रेलेवेंट जो सर्किटरी है उसको एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, इफ द इंस्ट्रक्शन इज लोड फ्रॉम मेमोरी तो कंट्रोल यूनिट कॉजेज द लोड टू अकर। लोड का मतलब ये है कि रैम का जो सेल है उसको एड्रेस को फ्लोट किया जाएगा बस के ऊपर। वो सारा एड्रेस सारे सेल्स के पास जाएगा, उनमें से सिर्फ एक सेल जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और उसके जो कंटेंट्स हैं वो बस के ऊपर से आएंगे सीपीयू के अंदर और फिर वो लोड हो जाएंगे उस रजिस्टर के अंदर जिसका एड्रेस ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में मौजूद होगा। एंड व्हेन द एग्जीक्यूट इज ओवर द कंट्रोल यूनिट बिगिंस दिस साइकिल अगेन। तो ये 3 स्टेप्स के बाद वो साइकिल दोबारा से शुरू हो जाता है, यानी कि फिर से एक फेच हो गया। नेक्स्ट हम जो है फेच ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद डिकोड करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। समटाइम्स ये होता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन को फेच किया वो एक जंप इंस्ट्रक्शन होती है। तो जंप इंस्ट्रक्शन क्या करती है सिंपली कि जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसके कंटेंट्स को चेंज कर देती है। ठीक है, अगर क्योंकि प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली आपको पता है इंक्रीमेंट होता है, वो एवरी टाइम यू गो थ्रू अ साइकिल फेच एग्जीक्यूट फेच डिकोड एग्जीक्यूट, तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली एक स्टेप आगे चला जाता है
so that we have the address of the next instruction to be processed through this cycle. लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन जो है वो खुद जो है जंप इंस्ट्रक्शन होगी, तो प्रोग्राम काउंटर का जो है, जो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट का ऑपरेशन है, उसको हम ओवरराइड कर लेंगे और उसमें जो है हम एक नया एड्रेस फीड कर देंगे, और वो नया एड्रेस होगा उस इंस्ट्रक्शन का जहाँ पे हमने जंप करके जाना है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव इंस्ट्रक्शन B4 3C and then B is the opcode for a jump. ये just examples हैं, these are all examples. तो B जो है हमारा वो opcode है jump के लिए, and 4 stands for register 4, and 3C is the memory address. ठीक है. ये किस चीज का मेमोरी एड्रेस होगा? ये रैम का मेमोरी एड्रेस होगा. Control unit would first compare the contents of register 4 with 0, क्योंकि जंप कंडीशन जो होती है हमेशा जो है किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे हम जंप करते हैं कि if the answer is true then execute this instruction, if the answer is false then execute the other instruction. तो जो आंसर जो है उसको हमने चेक करना होता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि रजिस्टर 4 को रजिस्टर 0 से कंपेयर कर रहे हैं. अगर दोनों इक्वल हैं तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? इट वुड पुट द एड्रेस 3C इन द प्रोग्राम काउंटर, यानी कि प्रोग्राम काउंटर में जो वैसे आना चाहिए था एड्रेस, वो ओवरराइड हो जाएगा और उसकी जगह 3C आ जाएगा. ओनली इफ रजिस्टर 4 एंड रजिस्टर 0 आर इक्वल. अदरवाइज जो है वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चलता रहेगा. अगर ये इक्वल नहीं है तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली खुद ही इंक्रीमेंट हो जाएगा. लेकिन अगर ये इक्वल है तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर एक एड्रेस आ जाएगा 3C. तो फिर जब हम मशीन साइकिल चलाएंगे तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो 3C से आएगी. ठीक है. दिस इज हाउ जंप इंस्ट्रक्शन वर्क्स. ठीक है. तो ये एक एग्जांपल है कि किस तरह से डिकोड की जाती है इंस्ट्रक्शन को. सबसे पहले ऑप कोड हमारे पास है 3. ठीक है. 3 ऑप कोड जो है वो क्या करते हैं? स्टोर का, दैट इज ऑप कोड फॉर स्टोर. ठीक है. क्या चीज स्टोर होती है? स्टोर और लोड में आपको फर्क याद होगा कि लोड जो होता है वो होता है जब रैम से कोई रजिस्टर में वैल्यू आती है, और स्टोर होता है जब कोई रजिस्टर से हम रैम में लेके जाते हैं वैल्यू को. ठीक है. तो वो हम स्टोर करते हैं. तो 3 जो है ऑप कोड है वो स्टोर. 5 जो है वो बताते हैं कि कौन से रजिस्टर को स्टोर करना है. रजिस्टर नंबर 5 को स्टोर करना है, और कहाँ पे स्टोर करना है? वो A7 में स्टोर करना है. ठीक है. तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है हमारी, ये 16 बिट इंस्ट्रक्शन है. इसकी फर्स्ट 4 बिट्स जो हैं, जो कि इस वक्त हेक्सा में है. हेक्सा का नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए आमतौर पे हम उससे शुरू में 0x लिख देते हैं. ठीक है. इट जस्ट मीन्स कि ये 5 डेसिमल 5 नहीं है, ये हेक्सा 5 है. ठीक है. और ये लेटर A नहीं है, ये हेक्सा डिजिट A है. और इसी तरह से ये 7 नहीं है, ये हेक्सा डिजिट 7 है. It's just a way of indicating कि ये हम हेक्सा डेसिमल नोटेशन में बात करें. तो अगर हम हेक्सा नोटेशन में कर रहे हैं तो एक हेक्सा जो है वो 4 बिट्स के बराबर होता है. ठीक है. तो हमारे पास 4 बिट्स और ये 4 बिट्स और ये 8 बिट्स, ये मिला के हमारे पास 16 बिट्स हैं. तो 16 बिट्स का इंस्ट्रक्शन है और उस तरह से ये चलता है. प्रोग्राम काउंटर जो होता है, हमने नेक्स्ट स्लाइड में हमें ये एक्सप्लेन हो जाएगा. ये हमने पहले भी किया था, लेकिन अगर आपने पहले वो मिस कर दिया था तो आज दोबारा से हम वही काम करेंगे, दोबारा से देखेंगे. तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें एक छोटा सा प्रोग्राम जो हमने पहले भी किया था, A = B + C हमने किया था पहले भी. ठीक है. इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक है. तो A और B और C जो हैं ये एक्चुअली वेरिएबल्स हैं. ठीक है. हमारे प्रोग्राम के वेरिएबल्स हैं, लेकिन असल में क्या है, ये जो रैम है हमारी, उसके सेल्स की कुछ एड्रेसेस हैं. ठीक है. तो A जो है वो सेल B2 में स्टोर्ड है, और B जो है वो C3 में स्टोर्ड है, और
जो सी है वो सेल एड्रेस डबल ए में स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये B2, C3 और डबल ए जो है ये रैम के एड्रेसेस हैं, ठीक है। यानी कि वो वहाँ पे एक सेल होगा, उस सेल के अंदर हम देखेंगे तो वो ए स्टोर हुआ होगा वहाँ पे, और एक ये दूसरा सेल है C3, इसके अंदर जब हम देखेंगे तो वहाँ पे बी स्टोर्ड है, और ये एक और सेल है, उसके अंदर हम देखेंगे तो वहाँ पे सी स्टोर्ड होगा। तो सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इट मे प्रॉब्ली जस्ट अ स्मॉल न्यूमेरिकल नंबर, हो सकता है ए जो है वो बी जो है वो 5 हो और सी जो है वो 3 हो, तो उसको जब हम ऐड करेंगे तो ए जो है उसका आंसर 8 आना चाहिए। तो वो जो है हमारा सेल B2 जो है उसमें 8 वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही बी और सी की वैल्यू चेंज होगी इसी तरह से ए की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इसको जब हम इसका एक्चुअल में जब ये प्रोग्राम चलेगा वो इस तरह से चलेगा कि सबसे पहले जो है हमें एक लोड इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें सबसे पहले बी चाहिए, कि बी को हमने एक रजिस्टर में लेके आना है। तो बी जो है वो हमारा C3 में रखा हुआ है, उसको किसी रजिस्टर में हम लोड कर देंगे। फिर हमें ये जो सी है इसको लेके आना है रैम से CPU में, तो फिर हम दोबारा से लोड करेंगे, और ये सी जो है ये डबल ए में यहाँ पे था, आपने देखा सी इसके अंदर सी रखा हुआ था, तो इसको लाके हम किसी एक और रजिस्टर में रख देंगे। फिर जो है ऑप कोड देखा जाएगा कि क्या है, ठीक है। हमें प्लस का एक ऑप कोड वहां पे चाहिए होगा, तो सीयू को जब पता चलेगा कि ये प्लस है तो वो कहेगा कि भाई ये जो है रजिस्टर्स जो हैं इन दो को ऐड कर दिया जाए, और इनका जो रिजल्ट आए उसको एक तीसरे रजिस्टर में रख दें, ठीक है। तो हमारे पास अब 3 रजिस्टर हो गए। पहले रजिस्टर में हमारी बी की वैल्यू है, दूसरे रजिस्टर में हमारे सी की वैल्यू है, और तीसरे रजिस्टर में हमारे पास इनका सम है, जो जिसको हम ए कह रहे हैं। और उसके बाद फिर हमें ये दोबारा से स्टोर करना पड़ेगा रिजल्ट को, यानी कि ए को स्टोर करना पड़ेगा, ए को B2 में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने B2 को रखा हुआ है। तो B2 में हमें स्टोर करेंगे, और उसके बाद जो है हमने प्रोग्राम को स्टॉप कर देना, ठीक है। तो ये जो है 5 स्टेप्स होंगे A इज इक्वल टू बी प्लस सी को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से ये मशीन साइकिल से थ्रू चलते हैं, ताकि हमें प्रोग्राम काउंटर का और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का भी हमें पता चल जाए कि किस तरह से ये काम करते हैं। उसमें हमारे पास ओरिजिनल जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन थी A इज इक्वल टू बी प्लस सी, इसके ये 5 स्टेप्स बन गए, ठीक है। पहली इंस्ट्रक्शन आ गई है 15C3, दूसरी आई है 16AA, तीसरी आई है हमारे पास 5056, फिर 30B2, और फिर आखिर में C000। तो ये जो 1 ऑप कोड है ये लोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये 5 जो है ये कह रहा है कि रजिस्टर 5 को हमने लोड करना है, और ये C3 जो है ये बता रहा है कि ये जो हमारा वेरिएबल बी था वो C3 में था, तो C3 से जो भी कंटेंट्स हैं C3 के, यानी कि जो भी बी की वैल्यू है उसको रजिस्टर 5 में हमने लोड करना है। इसी तरह से यहाँ पे ऑपकोड 1 है, तो हमने देखा कि वो उसको हमने लोड करना है, और ये 6 जो है ये बता रहा है कि हमने रजिस्टर 6 को लोड करना है, और डबल ए जो है उस सेल का एड्रेस है जहाँ पे हमने सी को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो सी जो है ये 6 में जाके लोड हो जाएगा। 5 जो है वो ऐड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और किसको ऐड करना है, रजिस्टर 5 को ऐड करना है और रजिस्टर 6 को ऐड करना है। ये 5 और 6 एक्चुअल एड्रेसेस हैं रजिस्टर्स के। और 0 जो है ये एक नया रजिस्टर है, और इसमें हमारे पास जो है इनका सम जो है वो आएगा। और ये जो सम होगा 0 रजिस्टर में, जो भी सम होगा इसको हमने स्टोर करना होगा। ये 3 का मतलब होता है स्टोर करना, और जो भी R0 में जो भी कंटेंट्स हैं उनको हम B2 में ले जाएंगे, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में हम जाएगा डेटा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टोर करना है। B2 एक रैम में सेल है, और उसके बाद जो है C000 वो प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, ठीक है। अब हम यही चीज जो है रैम के कंटेंट्स जो हैं उनको देखेंगे कि किस तरह से चेंज हो रही है। ये हमारे पास रैम के कंटेंट्स हैं, ठीक है। ये उनके एड्रेसेस हैं और ये उनके कंटेंट्स हैं।
और ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है पहली इंस्ट्रक्शन जो है वो फर्स्ट 2 सेल्स में है, दूसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो सेकेंड 2 स्टेप में। तो ये 15C3 जो था, 1 का मतलब था लोड, 5 का मतलब था रजिस्टर 5 और C3 वाज द एड्रेस ऑफ रैम। इसी तरह से 1 का मतलब है लोड, 6 का मतलब है रजिस्टर 6 और डबल ए जो है वो रैम का एड्रेस है। 5056 जो है उसका मतलब है कि रजिस्टर 5 और रजिस्टर 6 को ऐड करना है और उसके रिजल्ट्स जो हैं रजिस्टर 0 में प्लेस करने हैं। और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो ये कह रही है कि जो रजिस्टर 0 है उसको स्टोर करना है इन B2, ठीक है, B2 इज द एड्रेस। और फाइनल जो है वो C000 वो करेंगे, प्रोग्राम को हॉल्ट करना है हमने। और उसके बाद जो है मजीद आप देखें कि हमारे पास कुछ और सेल्स के इस कंटेंट्स मौजूद हैं, जैसे डबल ए में हमारे पास 9 है इस वक्त, ठीक है, और B0 में क्या है ये नहीं हमें मालूम अभी, और B2 में क्या है ये भी हमें नहीं मालूम इस वक्त, और C3 में और A2 में हमें मालूम है। C3 में 2 वैल्यू है और डबल ए में हमारे पास 9 वैल्यू है। तो डबल ए क्या है? डबल ए वॉज दी वेरिएबल सी था ये, ठीक है, उसको अगर आपको याद हो, यहाँ पे आपने देखा था कि ये डबल ए जो है उसके अंदर सी है और जो C3 है उसके अंदर B है, ठीक है। तो ये दो एड्रेसेस आपको याद होने चाहिए, डबल ए और C3। और ये यहाँ पे देखिए डबल ए और C3 जो है इनमें इनके कॉन्टेंट्स हमें मालूम है। डबल ए में 9 है और C3 में 2 है। और इस स्लाइड से आपको पता है कि डबल ए में जो है वो वेरिएबल C स्टोर्ड है और कैपिटल C3 में जो है वो वेरिएबल B स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये 2 किसकी वैल्यू है? ये बी की बढ़िया बताइए तो बात। और ये 9 किसकी वैल्यू है? सी की ठीक, बिल्कुल सही है, ठीक है। और B0 में क्या स्टोर होगा? सर B2 में होगा ना, ए B2 होगा 11 B2 पे होगा, B2 जीरो में होगा, रजिस्टर पे होगा। B2 में होगा या B0 में होगा? B2 और B0 दोनों में हो सकता है, क्योंकि जीरो रजिस्टर अगर लें, पहले रजिस्टर में भी हमने 11 स्टोर किया था, फिर उससे हम मेमोरी से मिलाए हैं। नहीं नहीं, ये रैम है, रैम और रजिस्टर में कंफ्यूज नहीं करें, ठीक है। रैम अलग होती है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कौन सी इंस्ट्रक्शन थी। ये पहली इंस्ट्रक्शन ये लोड इंस्ट्रक्शन थी, ये दूसरी भी लोड थी, तीसरी ये एडिशन थी और ये चौथी स्टोर थी। तो स्टोर हमने कहाँ करना है? B2 में। तो B2 में क्या आना चाहिए आंसर? 11 आ जाना चाहिए, ठीक है, 11 11, ठीक है। और B0 में अभी देखते हैं हम कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में यही चीज़ सारी आपको बताई गई है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ये IR का मतलब है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर ये 4 हेक्सा डिजिट्स हैं, या 4 हेक्सा डिजिट को आप कह सकते हैं कि ये 16 बिट्स हैं। और प्रोग्राम काउंटर में एक वैल्यू है A2, ठीक है। A2 कौन सी थी वैल्यू? ये अगर आप देखें ये एड्रेस है जिसमें हमारी एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है, यहाँ पे सेकेंड इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो जब पीसी स्टार्ट होगा, ठीक है, उस वक्त जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा उस वक्त प्रोग्राम काउंटर A0 होगा और IR एम्प्टी होगा, क्योंकि अभी हमने कुछ नहीं किया। जब ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगी उसके अंदर IR के अंदर, उस वक्त प्रोग्राम काउंटर जो है इंक्रीमेंट होके A2 पे चले जाएगा, ठीक है। और R5 जो है उसके अंदर वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आपको पता चला कि क्यों आ जाएगी R5 के अंदर वैल्यू 2? सर लोड की और C3 में 2 स्टोर है। हाँ, तो ये 5 जो है, ये वाला 5, ये R5 है,
और C3 के अंदर जो था वो ट्रू स्टोर था, वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। और A0 जो है ये A2 बन गया, क्योंकि अब हमने एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, तो प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो गया, A2 से A0 से A4 हो गया। जब ये एग्जीक्यूट होगा उसके बाद क्या होगा कि ये प्रोग्राम काउंटर दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अब जो रजिस्टर 6 है उसमें एक वैल्यू आ जाएगी डबल ए से। डबल ए में इस रजिस्टर में वैल्यू थी 9, वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो पहली जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी उस वक्त R5 लोड हो चुका होगा, जब दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो R6 लोड हो चुका होगा, और प्रोग्राम काउंटर आगे जा चुका होगा A4 तक। और जब तीसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो उस वक्त प्रोग्राम काउंटर जो है वो A6 हो चुका होगा उस वक्त तक, और रजिस्टर 0 जो है would contain B। B जो है ये हेक्सा में है, ठीक है, 0xB which means 11 in decimal, ठीक है। तो इसका सम जो है 9 और 2 ये 0 में चला जाएगा, 9 और 2 11 होता है, 11 हेक्सा में B होता है, ठीक है। तो R0 या R0 would contain B। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें प्रोग्राम काउंटर दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और बी जो रजिस्टर 0 था उसके कंटेंट्स जाके B2 में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो B2 के अंदर हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये B2 में चली जाएगी यहाँ पे, विच इज हेक्सा में B और डेसिमल में 11, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रोग्राम काउंटर आगे चला जाएगा, डबल ए पे चला जाएगा, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर नई इंस्ट्रक्शन होगी C000, और प्रोग्राम जो है वो रुक जाएगा। तो इन द एंड B2 दैट इज द मेमोरी वुड कंटेनिंग द रिजल्ट हमारे पास जो 11 था वो B2 में स्टोर होगा रैम के अंदर, ठीक है। ये रैम है आपकी, और प्रोग्राम काउंटर पे डबल ए पे चला जाएगा, और डबल ए में आपने देखा कि इस वक्त कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है। डबल ए में इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमारा वहां पे प्रोग्राम रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ मशीन साइकिल एग्जीक्यूट्स। आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस? जी सर ये प्रोग्राम काउंटर इवन नंबर्स में क्यों इंक्रीमेंट हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था कि हमारी जो रैम है ना उसके 2 सेल्स में एक इंस्ट्रक्शन आ रही थी, क्योंकि हमारी रैम जो है वो 8 बिट की है और हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो 16 बिट की हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन 2 सेल्स में आती है, तो इसलिए हमें इंक्रीमेंट बाय 2 करना पड़ रहा था ताकि हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे चले जाएं, ठीक है। अगर 1 बाय 1 करते तो फिर वो प्रोग्राम नहीं रन करता, क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो 16 बिट है, आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो भी 16 बिट है, तो हमें जो है रैम जो है अलबत्ता 8 बिट की थी, तो इसलिए हमें 2 सेल में एक इंस्ट्रक्शन हमारी स्टोर हुई थी इंस्टेड ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन इन 1 सेल, ठीक है। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग मशीन साइकिल? ये हमने पहले भी किया था, आज हमने रिवाइज किया इसको। ऑलराइट, so now we go on to our second part of our lecture today, which is about storage devices, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइसेस हमने देखी थी कि हमारे पास बहुत तरह की होती हैं, हार्ड ड्राइव है, रैम, रोम, मैग्नेटिक टेप, ये सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। इनको आज थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। पहली बात तो है रैम और रोम, ठीक है। तो रैम और रोम जो है ये हमने देखा था, ये दीज आर सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस। इसका मतलब है दे आर मेड अप ऑफ सर्किट्स। वो सर्किट्स जो हैं वो फ्लिप फ्लॉप भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने कल प्रीवियस सेशन में देखे थे, या फिर वो कोई और टाइप के सर्किट्स भी हो सकते हैं। लेकिन इनका जो है सबका कैरेक्टरिस्टिक का जो है वो ये है कि
उनके कंटेंट्स जो हैं वो वोलेटाइल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम पावर जैसे ही ख़त्म करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होती है, तो जो भी कंटेंट्स होते हैं रैम के वो जो हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि वी लूज दी कंटेंट्स। और उसको रैंडम एक्सेस इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आपने देखा था कि जब हम मशीन साइकिल स्टडी कर रहे थे तो जब CU एक एड्रेस जनरेट करता था तो वो एड्रेस साइमल्टेनियसली सारे सेल्स के साथ साथ जाता है। सारे सारे सेल्स बस से कनेक्टेड हैं, यानी अगर रैम के अंदर आपके पास 8 मिलियन सेल्स हैं तो वो सारे 8 मिलियन वन एट द सेम टाइम वो बस से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड टू शो यू व्हाट आई मीन। ठीक है, और मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल जो है वो ये है कि लेट्स से मेरे पास बस है जो सिर्फ टू टू लाइंस की 2 बिट बस है। ठीक है, तो बहुत छोटी बस इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े रैम को जो है ना इस वक्त हैंडल नहीं करना चाह रहा बोर्ड पे। ठीक है, तो हमारी जो रैम है इसमें सिर्फ 4 सेल्स हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटी रैम है जिसमें सिर्फ 4 सेल हैं, यानी कि 4 बाइट उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, नॉट 4 मिलियन बाइट्स या नॉट 4 बिलियन बाइट्स, जस्ट 4 बाइट्स। तो ये इसके अंदर ये 4 सेल्स होंगे, हर सेल के अंदर 1 बाइट आ सकती है। ठीक है, 8 बिट्स यानी कि। तो ये सारे सेल्स जो हैं ये हमारे बस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये मैं इस यहाँ पे ये इसका मतलब है ये कि इट डजंट मीन कि ये कनेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब है ये लूप करके ऊपर से आ रहा है। ठीक है, मतलब आप समझ लें कि ये या ये इसको मैं बना ही देता हूँ ऐसे ताकि हमें कंफ्यूजन खत्म हो। सर ये मेमोरी सेल्स हैं? जी, मेमोरी सेल्स हैं, रैम। ठीक है, ये रैम है और ये पहला सेल जो है इसका एड्रेस है 00 और दूसरे सेल का एड्रेस है 01, तीसरे सेल का एड्रेस है 10 और चौथे सेल का है एड्रेस 1 और 1। ठीक है, और ये हमारी एड्रेस बस है और नीचे मैं इसको डेटा बस भी बना देता हूँ। डेटा बस मैं किसी और कलर में बनाता हूँ ताकि वो उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, तो ये हमारी डेटा बस है। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर 8 बिट्स 8 लाइन्स हो। ठीक है, मैंने ड्रॉ 3 किए हैं लेकिन ये असल में 8 लाइन्स है क्योंकि 8 बिट डेटा बस है हमारे पास। 8 बिट डेटा बस है और 2 बिट एड्रेस बस है। एड्रेस बस इसलिए छोटी है क्योंकि हमारे पास सिर्फ चार सेल्स हैं, तो हमें सिर्फ 2 बिट्स चाहिए एड्रेस करने के लिए। तो CU जो है अगर वो इस पे फ्लोट करेगा एड्रेस 10, ठीक है, तो वो 10 इसके पास भी जाएगा, 10 इसके पास भी जाएगा, 10 इसके पास भी जाएगा और 10 इसके पास भी जाएगा, लेकिन सिर्फ एक सेल रिस्पॉन्ड करेगा जिसका एड्रेस मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला सेल जो है ये इस तरह से कनेक्टेड होगा विद डेटा बस। ठीक है, और ये इसमें 8 लाइंस होगी। मैंने सारी 4 ड्रॉ की हैं लेकिन ये 8 लाइंस हैं और ये 8 बिट डेटा बस से कनेक्टेड है। तो जब एड्रेस 10 आएगा, फ्लोट होगा इसके ऊपर एड्रेस बस के ऊपर, तो वो सारे सेल्स पे जाएगा क्योंकि सब कनेक्टेड हैं एक ही लाइन से, ये वायर्स हैं। तो करंट तो हर जगह जाता है जहाँ से हम भी कनेक्टेड हो, तो करंट हर जगह पे जाएगा पल्सेस। लेकिन सिर्फ एक सेल जो है वो अपने कंटेंट्स डंप करेगा डेटा बस के ऊपर, फिर और डेटा बस उसको लेके चले जाएगी CPU में। ठीक है, तो ये इसके कंटेंट्स नहीं जाएंगे, इसके नहीं जाएंगे, इसके नहीं जाएंगे, सिर्फ उसके जाएंगे जिसका एड्रेस मैच कर रहा है। और अगर सेल 00 एड्रेस फॉर एग्जांपल आया, ठीक है, तो वो सबके पास 00 एड्रेस जाएगा। लेकिन उस केस में ये वाला सेल जो है ये अपने कंटेंट्स जो है वो डंप करेगा इसके ऊपर।
डेटा बस पे, और ये 8 होंगी वायर्स यहाँ पे, ठीक है। मैंने 4 शो किए, 8 हैं ये, और 8 बिट्स जो हैं वो चली जाएंगी CPU में, ठीक है। तो एड्रेस बस और डेटा बस जो है इस तरह से काम करती हैं अपने CPU में। तो क्योंकि हम चारों सेल्स को साइमल्टेनियसली एड्रेस करते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कि ये रैंडम एक्सेस है। यानी कि किसी को भी अगर 4 बिलियन भी हों सेल्स, तो उनमें से किसी एक को हमने एक्सेस करना है तो हम एट द सेम टाइम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये हमने डेटा एक टेप के ऊपर रखा होता है, जैसे आप पुराने ज़माने में टेप्स होती थी, कि कैसेट्स होते थे, और वीडियो VHS कैसेट्स होती थी, ठीक है। उसमें मिसाल के तौर पे अगर VHS है कैसेट आपके पास, ठीक है, और उसको आपको क्या करना पड़ता था कि फॉरवर्ड एंड रिवाइंड करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन ये जो रैंडम एक्सेस स्टोरेज होता है, इसमें आपको कोई फॉरवर्ड रिवाइंड हिस्सा नहीं करना पड़ता। आपको जिस भी सेल से डेटा चाहिए उसका एड्रेस आप एड्रेस पे भेजें, आपने उसको सेल को एक्सेस करना है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रैंडम एक्सेस। रोम इसलिए हम कहते हैं रोम, क्योंकि रोम जो है वो स्टैंड्स फॉर रीड ओनली, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि इसको आप राइट नहीं कर सकते आप। जो जो डेटा मैन्युफैक्चरर इसके ऊपर स्टोर करता है वो ही स्टोर्ड रहता है, और रोम जो होती है वो एक्चुअली नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर दें तब भी जो उसके कंटेंट्स हैं वो उसके रोम के अंदर रहते हैं। और ऑल्दो इट्स अ सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन वो हार्ड वायर्ड होते हैं। उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं दे आर हार्ड वायर्ड। उसका मतलब है कि दे आर परमानेंटली बर्न्ड इन एंड दे डू नॉट रिक्वायर कंटिन्यूस पावर सप्लाई। जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस पावर सप्लाई। जैसे ही पावर सप्लाई ख़त्म होती है तो जो कंटेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उसके रैम के अंदर से। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप कोई वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हो और आपकी बिजली चली जाए और आपने डेटा सेव नहीं किया हो, तो वो सारा जो डॉक्यूमेंट आपने टाइप किया होता है वो गायब हो जाता है। तो इससे पहले उसे सेव करना पड़ता है। सेव हम जब करते हैं तो हम एक्चुअली उसे रैम से ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑन टू हार्ड ड्राइव, विच इज़ मैग्नेटिक। जो हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है, इट्स नॉट वॉलेटाइल या लेस वॉलेटाइल या से नॉन वॉलेटाइल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो हार्ड ड्राइव होती है उसके ऊपर जो डेटा आप सेव करते हैं वो कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद भी वो वहीं रहता है, तो वो जो है इवेपोरेट नहीं होता। और दूसरा एडवांटेज होता है कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत लार्ज होती है, ठीक है। अगर आपके रैम जो है मिसाल के तौर पे आपके कंप्यूटर में वो 16 GB है, ठीक है, जो आपकी जो हार्ड ड्राइव होगी वो नॉर्मली आजकल 256 GB से लेके 1024 GB 1024 GB जो है इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, ठीक है, या समटाइम्स 2 टेराबाइट्स भी हो सकती है हार्ड ड्राइव। तो विच इज़ लार्ज कंपेयर टू जस्ट 16, ठीक है। रैम जो है 16 भी होती है, बल्कि उससे कम भी चल रही थी आजकल, ठीक है, 8 GB भी चल रही थी। मेरा जो लैपटॉप है उसकी 8 GB है सर जी। सर अभी लैपटॉपों के साथ ना सर ऑप्टेन मेमोरी आती है इंटेल वालों की। सर वो बेसिकली एक रैम है या रोम है ऑप्टेन मेमोरी? उसका मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कि उसकी क्या सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी है, है। हम्म। सॉलिड अ, स्टेट है। इसमें जो है देखिए कुछ टर्म्स होती हैं ना वो स्टैंडर्ड टर्म्स होती हैं, और कुछ जो है वो मैन्युफैक्चरर की टर्म्स होती हैं। तो स्टैंडर्ड टर्म्स में जो है वो मैं आपको जो उसकी हायरार्की है वो बना के दिखाता हूँ अपने वाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो स्टोरेज का एक हिस्सा से पिरामिड बनता है हमारे पास, और ये जो कैपेसिटी है इसकी, ठीक है, कैपेसिटी जो है जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है, और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं कैपेसिटी जो है वो हाई होती जाती है, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा जो है वो है स्पीड,
ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं स्पीड बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो स्पीड जो है लो हो जाती है। तो ये क्या चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास हार्ड ड्राइव हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इसमें फ्लॉपी ड्राइव्स भी हैं, और फिर सीडी ड्राइव्स हैं, ठीक है। डीवीडी है, फिर उसके नीचे टेप्स हैं, ठीक है। उसके नीचे पेपर है। पेपर आजकल यूज नहीं होता, पहले ज़माने में। और जैसे फिर ऊपर जब आए तो आपकी जो है वो रैम और रोम टाइप की चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। और फिर इससे ऊपर जो है वो एक कैशे मेमोरी कहते हैं उसे, ठीक है। और उसके ऊपर जो है हो सकता है आप उसको लेट्स से रजिस्टर्स, ठीक है। तो रजिस्टर्स की कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। और उससे ज़्यादा कैशे की उससे ज़्यादा होती है, और स्पीड इससे बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप कॉस्ट को देखें, कॉस्ट जो है यहाँ पे बढ़ती जाती है और यहाँ पे कम होती जाती है स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो ये आपको वोलाटाइल मेमोरी मिलती है, और नीचे जो है वो नॉन वोलाटाइल होती है, ठीक है। अगर व्हेन यू कम डाउन इट्स नॉन वोलाटाइल, जैसे ऊपर जाते हैं तो। इसके अलावा जो है आपके स्पीड, कैपेसिटी, कॉस्ट, ठीक है, कैपेसिटी वो वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है। इसके अलावा जो है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसके अंदर स्टोरेज में। सर आपने ये सबसे नीचे क्या लिखा है? ये यस सर। पेपर को मैंने इस पिरामिड के बाहर ही रखा है, ठीक है। ये कंप्यूटर में आजकल तो यूज नहीं होता है। एक ज़माना था जिस ज़माने में पेपर भी स्टोरेज के तौर पे यूज होता था। पंच कार्ड्स कहते थे उन्हें हम, या उन्हें पेपर टेप भी होती थी। ऑलराइट, सो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि ज़रा ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपके जहन में आ रही हो, जैसे रोम होती है, रोम की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। जैसे रोम है, फिर एक आती है उसको हम ई रोम तो नहीं कहते, सॉरी, ई प्रोम कहते हैं। ईपी रोम। हाँ, ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब है कि इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर एक डबल ई प्रोम भी होती है, ठीक है। जी सर। वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड इलेक्ट्रिकली ओनली मेमोरी। इरेजेबल, ठीक है। क्योंकि ये जो होती है इसके लिए समटाइम्स आपको अल्ट्रावायलेट रेज यूज करनी पड़ती है इसको इरेज करने के लिए, इस वाली रैम को। लेकिन वो इरेज हो जाती है अगर आप अल्ट्रावायलेट रेज यूज करें। उसके लिए कोई स्पेशल एक डिवाइस चाहिए होती है आपको। और कुछ होती हैं जो जिनको आप इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, उसको आपको अल्ट्रावायलेट नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो ये हमारी जो है इसमें लेट मी सी के जो है हम और कौन सी हम टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं हमारे पास मैस स्टोरेज के, ठीक है। सर मेरा एक सवाल है। जी जी। सर जैसे रैम में आपने बताया था कि जो डेटा आता है उस हिसाब से वो स्टोर होता है उस एड्रेस में, लेकिन हमने तो जैसे मैं रैम में जब डेटा स्टोर होता है तो वो तो कंटिन्यूसली एक के बाद एक स्टोर होता रहता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा। ये लेकिन जी, somebody want to answer this question? सर ये तो एक एग्जीक्यूशन साइकिल की बात हो रही थी ना, एक साइकिल तो कंप्लीट होगा ना। जी जी, वो जो स्टोर्ड था ना वो सीक्वेंशली इसलिए स्टोर्ड था क्योंकि वो हमने प्रोग्राम था और हमने उसको सीक्वेंशली कर दिया। लेकिन डेटा तो कहीं पे भी हो सकता है। वो तो इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे थे हम, जो वन आफ्टर दी अनदर आ रही थी ना, स्ट्रिक्ट सीक्वेंस। लेकिन डेटा कहीं पे भी हो सकता है। उस प्रोग्राम के अंदर भी आपने देखा था डेटा एक AA पे था, एक C3 पे था, एक B2 पे था, कहीं पे भी था। वो सीक्वेंशियल नहीं थे।
तो ये मुख्तलिफ किस्म की स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपके पास। मैग्नेटिक डिस्क जो है ये किस तरह से वर्क करती है इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। ये डायग्राम में देखें, ये इस तरह से काम करती है आपकी डिस्क जो होती है, ठीक है। वो सर्कुलर होती है और वो बड़ी तेज़ी से रोटेट करती है, ठीक है। और इसकी स्पीड जो होती है वो 3000 RPM हो सकती है, ठीक है। 3000 राउंड्स पर मिनट या उससे ज़्यादा हाई स्पीड अगर हो उससे ज़्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में ये 3000 टाइम्स जो है ये टर्न कर लेती है। तो ये जो आप सर्कुलर इसके ऊपर ट्रैक्स बनते हैं, ठीक है, इन ट्रैक्स के ऊपर डेटा स्टोर होता है, जैसे कि 1010 यहाँ पे स्टोर होगा। अब ये कैसे स्टोर होता है? ये इस तरह से स्टोर होता है कि जो सरफेस है ये सरफेस जिसकी मैग्नेटिक होती है। मैग्नेटिक सरफेस का मतलब ये है कि इसके ऊपर एक ये जो डिस्क होती है बताते खुद, ये तो मेटल की बनी हुई होती है, किसी बहुत ही यानी कि स्ट्रॉन्ग मेटल की बनी होती है, बहुत ही बारीक किस्म के। लेकिन जो इस मेटल के ऊपर एक कोटिंग हुई हुई होती है, मैग्नेटिक कोटिंग हुई हुई होती है, एक जिसे हम कहते हैं ना, एक तरह की एक लेयर होती है। और उसके अंदर जो है एक मैग्नेटिक पार्टिकल्स, बहुत सारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो हैं वो एक तरह के रेजिन के अंदर जो हैं वो स्टोर्ड हुए होते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये जो मैग्नेटिक जैसे ये मेटेलिक डिस्क है, उसके ऊपर जो है छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में वो इसके ऊपर प्लास्टर्ड होते हैं, ठीक है। प्लास्टर्ड का मतलब है दे आर पेंटेड ओवर। तो इनके ऊपर जब आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आते हैं, ठीक है, तो वो नीचे वाले सारे अलाइन हो जाते हैं उस मैग्नेट से, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं। और अगर आप रिवर्स पोलैरिटी में लेके आ जाएं मैग्नेट को, ठीक है, तो वो रिवर्स पोलैरिटी में सारे जो हो जाते हैं। तो ये वाले सारे फॉर एग्जांपल अप डायरेक्शन में अलाइन हुए थे, तो ये सारे डाउन डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि ये आपके पास मैग्नेट कैसा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है ये असल में इलेक्ट्रिकल मैग्नेट होता है, ठीक है। इसमें करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से वापस आएगा तो इसकी एक पोलैरिटी होगी, लेकिन अगर करंट जो है वो यहाँ से जाके यहाँ से वापस आएगा तो इसकी पोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो जो हेड होता है उसका, जो ये डिस्क का हेड होता है, ये इस तरह का मैग्नेटिक हेड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल होता है। तो इसमें अगर करंट जो है वो यहाँ से जाके यूँ आ रहा है तो ये हेड जो है ये एक डायरेक्शन में अलाइन होता है, लेकिन अगर करंट जो है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये हेड जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि इसके ऊपर जो ट्रैक के ऊपर मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं या वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं या दूसरी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हम उसको कन्वेंशन के मुताबिक एक डायरेक्शन को 1 कह देते हैं, दूसरी डायरेक्शन को 0 कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये 1 और 0 जो हैं ये सारे ट्रैक के ऊपर स्टोर हो जाते हैं कि इसके नीचे जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं उसके ऊपर। और उसके अलावा जो है ये फिर डिस्क जो है बहुत तेज़ी से, ये हेड जो है ये अपनी जगह स्टैटिक रहता है, ये यानी कि ये हेड सिर्फ जो है टू एंड फ्रो जो है ट्रैवल करता है हेड। It can go from one track to another and come back to the first track. जितने भी ट्रैक्स हैं उन पे ये हेड जा सकता है, ठीक है, टू एंड फ्रो की पोजीशन में, लेकिन डिस्क रोटेट करती रहती है। एंड दैट्स हाउ पूरी डिस्क के ऊपर जो है डेटा वो रीड राइट हम कर लेते हैं। तो अब जब हम हार्ड ड्राइव को जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें हमें टाइम लगता है काफ़ी, ठीक है। एक टाइम तो है वो सीक टाइम कहलाता है उसका। सीक टाइम जो है इट इज जस्ट द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द हेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, ठीक है। तो ये एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जब हम जंप करते हैं तो वो टाइम जो है वो सीक टाइम कहलाता है। फिर दूसरा टाइम होता है रोटेशनल डिले। रोटेशनल डिले का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये डिस्क है, ठीक है, आपका डेटा यहाँ पे है, ये हेड यहाँ पे है और डेटा जो आपने रीड करना है वो यहाँ पे है।
तो ये डेटा जब तक पूरा घूम के इस तरह से हेड के नीचे नहीं आएगा उस वक्त तक हम उसको रीड नहीं कर सकते। तो ये वाला जो टाइम है इसको हम रोटेशनल डिले कहते हैं, ठीक है, कि कब तक वो ट्रैक से घूम के वो हेड के नीचे आता है, ठीक है। It is on average half the time required the disk to make one complete rotation, ठीक है। तो रोटेशनल डिले हो गया। फिर एक होता है एक्सेस टाइम। ये जो पहले दो हैं इनको जब हम ऐड करते हैं, यानी कि एक तो हेड ने प्रॉपर पोजीशन पे जाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका डिस्क है, आपका हेड जो था वो इधर था और हेड जो था वो इनर मोस्ट ट्रैक पे था और डेटा जो है वो आउटर मोस्ट ट्रैक पे था आपका और यहाँ पे था। तो पहले तो ये हेड जो है ये वापस आएगा यहाँ पे, ठीक है, सही ट्रैक पे। तो ये सीक टाइम है और उसके बाद ये डिस्क घूम रही है, इसको डेटा को घूम के इस हेड के नीचे आना पड़ेगा, ये उसका रोटेशनल डिले है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो आपका एक्सेस टाइम बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर डेटा जो है उसके हार्ड ड्राइव से बस के ऊपर से जाएगा और सीपीयू में। तो बस के ऊपर जो स्पीड है वो उसका ट्रांसफर रेट होता है कि कितने बिट्स पर सेकंड जो है वो हम उस हार्ड ड्राइव से पढ़ सकते हैं। हर हार्ड ड्राइव की जो ट्रांसफर रेट है कुछ डिफरेंट होता है, कुछ ज़्यादा हाई स्पीड में करती है, कुछ कम में। इट कैन बी एज हाई एज 8 megabits per second or it can be low than that, it can be even higher than that depending on कि आपकी किस टाइप की जो है वो हार्ड ड्राइव जो है वो किस किस्म की आपकी हार्ड ड्राइव है, ठीक है। तो this was something about the storage devices today, ठीक है। तो उसमें हमने रैम देखा था, रोम देखा, EEPROM देखा, हमने फ्लैश ड्राइव्स देखी, हमने टेप्स देखी और इसी तरह से आपका सीडीज होती हैं। सीडी में मैग्नेट्स के बजाय हमारे पास जो है एक लेजर होती है जिससे हम एक परमानेंट जो है वो बर्न मार्क प्रोड्यूस कर देते हैं सरफेस के ऊपर। तो इस तरह से जो है हम डेटा स्टोर करते हैं मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस में। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी स्टोरेज डिवाइसेस? Okay then, thank you very much. That's all for today. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.